Bhutto Sahib. Thank you, Mr. Speaker. Before I begin my debate on budget and reforms, I would like to acknowledge the sacrifices and strategic victories that safeguarded our ability to hold this House in peace during the recent war with India. In this regard, I would like and proudly highlighting the pivotal role of Pakistan Armed Forces in the victory of the Bunyan-e-Marsus war, a conflict that tested our resilience, our unity, and our military excellence. It was through sheer professionalism, unmatched coordination between tri-services, and unwavering national will that Pakistan defended its sovereignty and achieved a decisive strategic upper hand. The armed forces not only repelled aggression but secured key territorial integrity, ensuring regional stability in volatile landscape. Speaker Saab, such victories, however, are not won on the battlefield alone. They are preserved through diplomacy. On the global front, I wish to recognize the effort of former Foreign Minister, Chairman Bilawal Bhutto Zardari Saab, who led a dedicated delegation to present Pakistan's case for peace on the international stage. Representing Pakistan with clarity and conviction at the UN and other global forums, he engaged in effective table talk and diplomatic outreach. Through these efforts, he successfully amplified Pakistan's stance, de-escalated tension, and reminded the world that Pakistan desires peace, but is fully prepared to defend its dignity. Speaker साहब, मैं बहुत एक्साइटेड थी कि इस बजट पे बहुत डिटेल्ड बात करूं, लेकिन इतना अजीब सा माहौल बन गया, इतनी अब्यूसिव और थ्रेटिंग किस्म की स्पीचेस हमारी अपोजिशन साइड से आई, तो मैं सोच रही थी कि हमें तो अप्रिशिएट करना चाहिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, जिसको ये टास्क दिया गया कि वो मुल्क का नाम और वक़ार पाकिस्तान के लिए वहाँ पे जाके डिबेट करें, बात करें, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक शख्सियत के गिर्द सियासत घूम रही है। और यही 9 मई जैसे वाक़यात जब हुए तो वो एक ही शख्सियत थी जिसके लिए मुल्क के स्टेक को, मुल्क की सॉवरिटी को और सलामती को स्टेक पे लगाया गया। चेयरमैन साहब ने जब बात की कि यहाँ पर सिर्फ सियासत हुई है या तफरीह हुई है और विजनरी लीडर सिर्फ एक ही हैं, तो मैं बताना चाहती हूँ कि विजनरी लीडर जो हैं वो पाकिस्तान में एक ही थे, जिनका नाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर बेनज़ीर भुट्टो शहीद तक था। वो अजीम लीडर, विजनरी लीडर, जिन्होंने न कि सिर्फ इस मुल्क को आईन दिया, इस मुल्क को न कि सिर्फ एटॉमिक पावर बनाया, इस मुल्क के न कि सिर्फ तालीमी अदारे दिए, इंडस्ट्री के जाल बिछाए, और शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने इस मुल्क को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। ये वो नज़रिए थे जिन्होंने न कि सिर्फ कर दिखाया कि अपनी जानों के नजराने दिए और बिल्कुल कमिटमेंट के साथ दिए। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी कहा था कि मैं इस मुल्क के लिए अपने बच्चों की अपनी जान दे सकता हूँ, तो वो दी इन्होंने। और शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था कि मैं सवात पे पाकिस्तान का झंडा लहराऊंगी और आखिरी वक्त तक इस मुल्क की सलामती के लिए दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ते हुए अपनी जान का नजराना दिया। तो मैं अपने कायदीन को सलाम पेश करूँगी। चेयरमैन साहब, स्पीकर साहब, जब ये बजट देख रही थी तो पाकिस्तान के इस इकोनॉमिक सर्वे से थोड़ा सा गुज़र हुआ, जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान की आबादी इस वक्त, जो कि 2023 के सेंसस में हुई, 241.5 मिलियन इसकी आबादी है, जिसमें मेल 124 और फीमेल 117 मिलियन है, जिसमें हमारी पॉपुलेशन का 26% जो है वो बिलो 15 है और 15 to 29 जो है वो 53% है, जो कि वर्किंग ग्रुप से बिलोंग करता है। और इसके अलावा सर, जब आप देखें इस बजट को, अनफॉर्चुनेटली ये बात दुरुस्त है कि इस बजट में हमें कहीं कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। उम्मीद क्या कि मुल्क की आबादी का 50% हिस्सा ख़वातीन, 47 से 50 कहेंगे, ख़वातीन को कोई किरदार नहीं दिया गया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक वाहिद वेलफेयर प्रोग्राम है जिसमें ख़वातीन को
किसी तरीके से सपोर्ट दी जा रही है, लेकिन रियासत की तरफ से इतनी बड़ी तादाद में ख़वातीन को किसी भी तरीके से बरोकार नहीं लाया जा रहा, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। उसके अलावा अगर आप देखें कि मुल्क की आबादी का 65% हिस्सा आपकी यूथ पर डिपेंड करता है। मुझे गुज़िश्ता कई सालों से मौका मिला है कि पार्लियामान के बजट सुनूं, लेकिन यूथ को डायरेक्शन देने वाली सिर्फ एक ही क़यादत थी, वो बेनज़ीर भुट्टो शहीद थी, जो कि रोज़गार भी दिया करती थी, जो कि मुल्क से बाहर भी नौजवानों को भिजवाया करते थे और उनको टेक्निकली साउंड भी किया था। लेकिन इस किताब में हमें कहीं नज़र नहीं आता कि यूथ के लिए कोई उम्मीद हो। अगर हम ये कहें कि नौजवान बेरोज़गार अगर रोज़गार की तलाश में कहीं निकलें तो उनके पास ना वो टेक्निकल तालीम है, ना उनके पास कोई वसीला है कि वो मुल्क से बाहर जाके लोहा मनवाएं, क्योंकि बहुत सारे नौजवान मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं और वहाँ जाके कमाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर उनके पास कोई ऐसी उम्मीद नहीं है। आपने देखा कि जो रोज़गार से लगे हुए हैं, अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगी कि यहाँ पे मुस्लिम नून की हुकूमत उनको बेरोज़गार करने के दर पे है। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन से कई 100 मुलाजमीन को निकाला जा रहा है। ऐसे कई इदारे हैं जिस पे राइट साइजिंग के नाम पे डाउन साइजिंग की जा रही है। हम ये कहेंगे कि नौजवानों को आप रोज़गार दें ताकि वो राइट वे पे बढ़ें और मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। स्पीकर साहब, यहाँ पे अगर हम कहें कि मुल्क के अंदर 11 करोड़ लोग इस वक्त गुर्बत की लकीर के नीचे अपनी ज़िंदगी सफ़र कर रहे हैं, क्या मुझे ऑनरेबल मिनिस्टर फाइनेंस बताएंगे कि वो 11 करोड़ मुल्क में रहने वाले पाकिस्तानी पेट्रोल लेवी के मद में क्या वो टैक्स अदा कर सकेंगे? जिस तरह से आज पेट्रोल का और डीज़ल महंगा करके आवाम के ऊपर एक बम गिराया गया, क्या वो इसका बोझ उठा सकेंगे? हमारी हुकूमत, जो हम हुकूमत में बैठे, वी आर नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, वी आर नॉट इन द कैबिनेट। पिछली दफ़ा ये तय हुआ था कि मिनिमम वेज 37,000 रुपये मुकर्रर की जाएगी। क्या मुझे हुकूमत वक्त ये बताएगी कि क्या 37,000 रुपये मिनिमम वेज पे किसी भी अदारे में अमल हुआ? बड़े शर्म की बात है कि हाउस में कई दफ़ा इस पे बात हुई कि मिनिमम वेज 37,000 की जाए, उस पर अमल किया जाए, लेकिन नहीं हुआ। मुझे क्या गवर्नमेंट या फाइनेंस मिनिस्टर बताएंगे कि एनर्जी हमारा फंडामेंटल राइट है, बिजली हमारा फंडामेंटल राइट में आता है कि हमारे लोगों को क्लाइमेट चेंज की वजह से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक का हमें क्लाइमेट इफ़ेक्ट बर्दाश्त करना पड़ता है। अगर एक छोटी सी उम्मीद सोलर के सेक्टर में पीपल्स पार्टी ने जब ये उम्मीद दिलाई कि हम पूरे सिंध को सोलराइज़ करेंगे क्योंकि बारिशों की वजह से सबसे ज़्यादा सिंध इफ़ेक्ट हुआ, आपने जीएसटी पे 18% लगा दिया। तो ये उम्मीद जो गरीब लोगों के लिए सोलर की थी, वो भी आपने 18% टैक्स लगा के वो उम्मीद बुझा दी। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हम किसी सूरत ये टैक्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे एंड वी आर नॉट गोइंग टू गिव अ वोट ऑन दिस इशू। सर, उसके साथ साथ इनडायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन आवाम के ऊपर, आप ठीक है डायरेक्ट टैक्सेस लगाते हैं, लेकिन आप टैक्स नेट में उनको लेके जो अफोर्डेबल हैं, एक गरीब किसान, एक मजदूर, एक सिर तगारी वाला, एक लेबरर, वो किस तरह से आपके इन टैक्सेस का बर्डन चुका सकते हैं? आपको टैक्स नेट में उनको लेके आना चाहिए जो इंडस्ट्रीज हैं, जो आपके टोबैको कंपनी वाली इंडस्ट्रीज़ हैं जो चोरी करती है टैक्स, आप उनको लेके आए, गरीब के ऊपर से इनडायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन हटाएं। सो उसके साथ साथ किसान को तो ख़त्म करके रख दिया हमने। हम एग्रो बेस्ड कंट्री कहलाने के काबिल नहीं रहे अभी, क्योंकि जब किसान ही नहीं होगा तो फिर आपकी क्रॉप भी नहीं होगी। तो मेरी गुजारिश ये है कि आप मैक्सिमम फैसिलिटीज़ दें, आप उनको ट्यूबवेल पे मराते दें, आप उनको मैक्सिमम सब्सिडीज़ दें, यूरिया आप उनके लिए सस्ता करें ताकि किसान फिर खड़ा हो और अपनी ज़मीनों को आबाद करें। सर, इसके अलावा NFC अवार्ड पे अगर मैं आऊँ तो सर बस ये लास्ट पॉइंट है सर, NFC अवार्ड 1997 में पेश किया गया 19 साल के बाद,
उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, 2009 से 14 तक के लिए एनएफसी पेश किया गया। सर अब 12 साल गुजर गए, इस वक्त तक एनएफसी अवार्ड पेश नहीं किया गया। एक तरफ आप कहते हैं कि सूबा जो है वो 18वीं तरमीम के बाद अपने वसाइल को इस्तेमाल करें, दूसरी तरफ आप उनका पैसा रेवेन्यू जो उनका राइट बनता है सूबों का वो आप उनको देने के लिए तैयार नहीं है। मेरी रिकमेंडेशन है सर आपके लिए, आपके तवज्जुह से कि सर फौरी एनएफसी अवार्ड पेश किया जाए ताकि ये सूबे अपने वसाइल को इस्तेमाल कर सकें। सर लास्ट रिकमेंडेशन है सर हमें ये बताया गया कि इस हुकूमत की तरफ से 3 कमिटमेंट्स की गई थी सिंध गवर्नमेंट के साथ, जिसमें उन्होंने बात की थी कि जो सिंध हुकूमत को पिछले साल स्कीमें दी गई थी वो अब वो वफाक के थ्रू उनको एक्सपीडाइट करवाना चाह रहे हैं। सर 4 सूबों में 3 सूबे अपने सूबों के थ्रू स्कीमों को एक्सपीडाइट करवाना चाह रहे हैं। सिंध वाही सूबा है जिसके साथ ज्यादती की जा रही है और वो वफाक के थ्रू स्कीमों को एक्सपीडाइट किया जा रहा है। तो मेरी से गुजारिश है कि जो ECM में सर फैसले हुए थे उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। और सर उसके अलावा हायर एजुकेशन कमीशन का सर हायर एजुकेशन कमीशन का बजट 61 बिलियन से 39 बिलियन कर दिया गया है। सर मेहरबानी करके उसको पिछले ही बजट तक लेके आए ताकि हमारे नौजवान आलिम। शुक्रिया 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 जी मोहतरम जी महरीन भुट्टो आप वाइंड अप करें ना, आप कहते हैं वाइंड अप कर रहे हैं फिर आप करते नहीं है वाइंड अप। प्लीज वाइंड अप। डांटे तो नहीं आप सर डांटे तो नहीं, आई नो कि देर हो गई है लेकिन अब क्या करें, टॉलरेंस सर सक्खर हैदराबाद मोटरवे एक्सट्रीम 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 इम्पॉर्टेंट। सर कितनी कैजुअलिटीज़ होती हैं वहाँ पे, कितने ट्रॉमा होते हैं। हमें सोचना चाहिए कि 15 अरब अगर रखे गए हैं तो वह 26 साल में मंसूबा पूरा होगा। मैं ये गुजारिश करूँगी इस वक्त की हुकूमत से कि जो वादे किए हैं आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जेन्युइनली उनको पूरा किया जाए, वरना फिर इन इश्यूज़ में हम आपको वोट नहीं देंगे। थैंक यू सो मच। जी ए भुट्टो, जी ए पाकिस्तान। जी शुक्रिया।